नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से उड़ान आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अनिल कुमार। मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं आधुनिक भारत का इतिहास। ये सीरीज दोस्तों हमारी हरियाणा पीसीएस के लिए विशेष चल रही है, लेकिन दोस्तों अदर पीसीएस और आरओ जो उत्तर प्रदेश में अब एक बड़ी वैकेंसी निकला हुआ है दोस्तों, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था मराठा शक्ति, भारत में मराठा पावर। मराठा पावर में मैंने ये बताया कि हम आंगल जो आपके मराठा वार हुए, टोटल 3 हुए, तो उनके बारे में हम आंगल जो मराठा वार हुए हैं उनको हम डिटेल में पढ़ रहे थे। एक बार मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ प्यारे दोस्तों। मैंने बताया था आंगल मराठा युद्ध आखिर पहला क्यों हुआ है, बस 1 मिनट के लिए रिकॉल करेंगे, याद रखेंगे। तो पहला जो युद्ध है दोस्तों हुआ ये था, इसका मेन कारण था सूरत की संधि को साइन करना। किसने किया था? रघुनाथ। एक्चुअली होता क्या है कि बालाजी बाजीराव की डेथ होती है, उसके बाद बनाया जाता है उसके बड़े बेटे माधवराव को बनाया जाता है। ठीक है। तो जो इसका चाचा है रघुनाथ राव, वो नाराज हो जाता है। माधवराव की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई नारायण राव बना दिया जाता है। इस बार फिर से रघुनाथ राव को ये बात बुरी लगती है, फिर उसकी क्या करा देता है? हत्या करा देता है। तो प्यारे दोस्तों, ये क्या करता है कि सूरत की संधि साइन कर लेता है। किसके साथ? आपकी रघुनाथ राव अंग्रेजों के साथ। वहां पे जो कि बॉम्बे में बैठे थे, 3 प्रेसिडेंसी हुआ करते थे। फिर मैंने बताया 1773 के की जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें क्या किया कि भाई बॉम्बे और मद्रास का जो गवर्नर है उनको तो अधीन बना दिया गया। किसके? बंगाल के गवर्नर के। तो बंगाल का गवर्नर बोला कि भैया ये जो सूरत की संधि है ना, ये बेकार है, ये गैर कानूनी है, क्योंकि आप हमारे बिना पूछे नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, कलकत्ता ने बोला कि हमारे साथ आपको क्या है, सूरत की संधि जो है ये गैर कानूनी है, हमारे साथ संधि करनी पड़ेगी। तो फिर हुई पुरंदर की संधि दोस्तों। तो पुरंदर की संधि किसके बीच हुई? तो हुई तो आपका एक तरफ तो रघुनाथ राव ही है जो कि मराठों की तरफ से कर रहा है, मतलब अपने आप है तो मराठा ही ना। और दूसरी तरफ आ गया कलकत्ता, यानी कि जो अंग्रेज है वो कलकत्ता से कर रहे हैं, यानी बंगाल का गवर्नर कर रहा है। बॉम्बे फिर से इसको पसंद नहीं आता, बॉम्बे को ये पसंद। फिर से एक नई संधि होती है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ बडगांव। ठीक है, फिर से मराठा और इसके बीच, बॉम्बे के बीच। तो दोस्तों ये युद्ध का क्या बनता है? कारण बनता है। और प्रथम युद्ध होता है, एक तरफ अंग्रेज लड़ रहे थे और रघुनाथ राव भी इनका साथ दे रहा है, दूसरी तरफ नाना फडणवीस के नेतृत्व में जितने भी मराठा सरदार से वो लड़ रहे थे, वो चाहते थे कि माधवराव द्वितीय को क्या बनाया जाए, नारायण राव का जो बेटा है माधवराव द्वितीय, उसको शासक बनाना चाहते हैं। कि क्या परिणाम रहा? तो इसमें दोस्तों ये युद्ध क्या है, अनिर्णित रहा, यानी कि कोई नहीं जीता ना ही हारा। लेकिन इसमें एक संधि होती है, ट्रीटी ऑफ सालबाई। सालबाई की संधि होती है 1782 में, 1782 में होती है। दोस्तों इसके क्या क्या प्रावधान है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो जरा देखेंगे क्या है दोस्तों। अंग्रेज मराठा आपस में दोस्तों नहीं लड़ेंगे, एक तो ये बोला गया। ठीक है, अंग्रेज और मराठा आपस में नहीं लड़ेंगे, ये हो गया। एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को वापस कर देंगे, क्लियर हो गया। दोनों कॉमन एनिमी, कॉमन एनिमी यानी कि अंग्रेजों का भी और आपका मराठा का भी जो कॉमन एनिमी है, जो है कौन है? मैसूर स्टेट, उस पर फोकस करेंगे। अच्छा, माधवराव द्वितीय को पेशवा स्वीकार करेंगे, रघुनाथ राव ने भी बोला। ठीक है, तो माधव राव को क्या है, माधवराव जो सेकंड है, नारायण राव का बेटा, उसको पेशवा स्वीकार करेंगे, ये भी बात था। और रघुनाथ राव को बोला गया कि भैया आपको 3.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मिल जाएगी। चलो भाई, रघुनाथ राव भी खुश। ठीक है, बट इसमें देखेंगे छठा जो प्रावधान है वो है, कंपनी मराठा परिसंघ के आंतरिक मामलों में दोस्तों हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि कंपनी जो है मराठा साम्राज्य जो है, मराठा जो परिसंघ है, उसके आंतरिक मामलों में, इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। बट ऐसा हुआ? यही तो नहीं हुआ। तो जरा देखेंगे अगला, आगे देखेंगे। ये आपका मराठा वार का वो दिया हुआ है। इस यही जो लास्ट पॉइंट था दोस्तों, यानी कि सालबाई की संधि का, दोस्तों यही क्या बनता है, आपका मेन कारण बनता है किसका? सेकंड एंग्लो मराठा वार का। अब सेकंड एंग्लो मराठा वार देख लो भाई। तो सेकंड में क्या है, द्वितीय आंग्ल मराठा वार कब से कब तक हुआ? 1803 से 1805 तक चला था। इसमें क्या हुआ था, 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। इसका कारण समझने का प्रयास करिए। द्वितीय का क्या हुआ, नाना फडणवीस जो कि मैकियावेली कहा जाता है मराठों का, उसकी डेथ हो जाती है। और इससे क्या होता है, मराठा जो था क्षेत्र, उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। क्या आ जाता है? राजनीतिक अस्थिरता का माहौल हो गया, यानी कि आप कह सकते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया। अंग्रेजों ने क्या किया, इसका बेनिफिट उठाना चाहा। तो आप देख सकते हैं, चलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, इधर देखेंगे।
इस टाइम पे आता है 1798 में दोस्तों, देखिएगा, नया गवर्नर जनरल बनकर आता है लॉर्ड वेलेस्ली, भारत आता है। और भारत को दोस्तों वो क्या करना चाहता है, एक्चुअली नेपोलियन के खतरे से निपटने के लिए, क्योंकि नेपो उसको डर था कि कहीं नेपोलियन भारत पर अटैक ना कर दे, तो भारत को ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या चाहता था, भारत के ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों के साथ सहायक संधि यानी कि मिलाना चाहता था, भारतीय राज्यों के साथ क्या करना चाहता था, विलय करना चाहता था। तो देख सकते हैं जो भारत के भूभाग को नेपोलियन के खतरे से निपटने के लिए सहायक संधि के माध्यम से भारतीय राज्यों का क्या करना चाहता था, मिलाना चाहता था ब्रिटिश साम्राज्य में। युद्ध का प्रमुख कारण है दोस्तों अनिश्चितता, ठीक है, आंतरिक संघर्ष, मराठों के बीच आंतरिक जो संघर्ष चल रहा है आपस में, क्योंकि रघुनाथ राव अंग्रेजों के साथ मिल गया, ये वाली बात थी, ठीक है। और मैंने बताया कि भाई आपका जो मेन एक लीडर होता था किसका, बारबाई काउंसिल का मेन लीडर है फडणवीस, उसकी डेथ हो गई है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे मराठा, दोस्त देखेंगे पेशवा मराठा संघ जो था उसमें अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ जो पेशवा थे, जो कि छत्रपति के बाद दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट है, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग पावरफुल बना रहे हैं। ये जो बात है दोस्तों, पेशवा सिंधिया भोसले जो गायकवाड़ अन्य जो थे उनको ये बात पसंद नहीं आती। इसका मतलब क्या होता है कि आपस में ही क्या होता है, जो मराठा परिसंघ में फूट हो जाती है, किस किस के बीच, मान लीजिए कि भोसले हो गए, गायकवाड़ हो गए, सिंधिया हो गए, ये मराठाओं से जलने लगे, ठीक है। आंतरिक संघर्ष का लाभ किसने उठाया, अंग्रेजों ने उठा लिया, होगा ही होगा, तो यही है। अब होता क्या है, इसको भी आप आगे देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक देखिए। बालाजी बाजीराव यानी कि दोस्तों माधवराव द्वितीय के बाद क्या हुआ, माधवराव द्वितीय के बाद नया वो बनता है बाली, क्या नाम है, बाजीराव द्वितीय, जिसको बोलते हैं कायर पेशवा, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत कायर है, ये क्या किया, स्वयं पेशवा बनना चाहता था। और इन्होंने क्या किया, होलकर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, जो होलकर थे, ठीक है, जो कि इंदौर से शासन करते थे। प्यारे दोस्त ये क्या करते हैं, इसने जसवंत राय के भाई की हत्या कर दी, जसवंत राय होलकर जो था उसके भाई की हत्या करवा दी। तो उसके बाद देखेंगे आगे क्या होता है, आगे देखेंगे इसको। होलकर, देखो होलकर इसका बदला लेगा, होलकर ने अटैक कर दिया दोस्तों पूना पर, ठीक है। और इस तरफ से कौन है, तो इस पर पेशवा, और आप देखें पूना में कौन, पूना से कौन राज करता था, पूना पर जो राज करते थे वो करते थे आपके पेशवा। और सिंधिया की सेना ने दोस्तों साथ दिया किसका, तो कह सकते हैं आप इसमें पेशवाओं का साथ दिया। खैर हम आगे देखने वाले हैं, अगला देखेंगे, इधर देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर देखेंगे पूना पर होलकर के कंट्रोल के बाद बाजीराव द्वितीय ने दोस्तों बसीन में अंग्रेजों के साथ क्या की, अंग्रेजों ने शरण ली, यानी कि बसीन में अंग्रेजों ने इसको शरण दी थी, क्योंकि ये हार गया ना, ठीक है। तो बाजीराव की क्या होती है, जो बाजीराव द्वितीय है जिसको कायर पेशवा बोलते हैं, इसकी बुरी हालत होगी और अंग्रेजों ने बसीन में इसको शरण दी, बसीन में, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे इसके साथ यानी कि एक प्रकार से चालाकी से अंग्रेजों ने, ठीक है, सहायक संधि स्वीकार करवा ली, जिसको बोलते हैं आप कह सकते हैं बसीन की संधि, ठीक है। और इस प्रकार दोस्तों जो पेशवा है वो सब्सिडरी एलाई बन गया, यानी कि रियली में जो बाजीराव द्वितीय है, ध्यान से सुनेंगे, ये तो कायर है, स्वयं पेशवा बनना चाहता है भी ये पेशवा, ठीक है, बना, लेकिन इससे क्या क्या, क्योंकि दोस्तों ये जो आपका जो अभी अटैक हुआ है पूना पर, जो अटैक था, ठीक है, उसमें इसकी हालत काफ़ी बेकार हो गई। तो इस वजह से ये भागकर अंग्रेजों के साथ पास चला गया और बसीन की संधि साइन कर ली, ये बोला कि भैया हम आपके सब्सिडरी एलाई है। सब्सिडरी एलाई का मतलब होता है दोस्तों, जितने भी आपके निर्णय लेने के अधिकार है वो सारे अंग्रेजों के पास चले जाते हैं। सहायक संधि, सहायक संधि स्वीकार करना है ना, अपनी अधीनता एक प्रकार से स्वीकार कर लेना। अभी हम देखेंगे सहायक संधि की क्या क्या विशेषताएं हैं। चलिए, सब्सिडरी अलायंस बन गया, तो देखेंगे सब्सिडरी एलाई, सहायक संधि। प्यारे दोस्तों इसका बोलते हैं सब्सिडरी एलाई बनने पर क्या होगा, अगर कोई, अगर अंग्रेजों का के साथ सब्सिडियरी एलाई बन जाता है उनका, अर्थात सहायक संधि स्वीकार कर लेता है, तो क्या क्या उस पर लागू होगा। पहली बात तो अंग्रेजों से बिना पूछे आप सेना नहीं रख सकते भाई, बिना अंग्रेजों के पूछे आप कि सेना ना तो बढ़ा सकते ना घटा सकते, ठीक है। और दूसरा पॉइंट देखेंगे, बिना पूछे किसी राज्य से न तो सहायता कर सकते हो, ले सकते हो आप, ना ही किसी राज्य को सहायता दे सकते हो, ठीक है। तो कहा जाता है दोस्तों जो आपकी ये जो संधि थी, ठीक है, ये एक प्रकार से आप इसको कह सकते हो कि ये पेशवाओं की सबसे बड़ी मिस्टेक थी, ठीक है। क्योंकि इससे क्या हुआ था, पेशवा एक प्रकार से पेटवाओं, इनकी जो पेशवाओं की जो ऑटोनॉमी थी,
यानी कि एक प्रकार से स्वतंत्र निर्णय की लेने की शक्ति अर्थात आप अभी वर्तमान में कहो तो संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी ही समाप्त हो गई। क्लियर है? तो आगे देखेंगे बसीन की संधि, इसलिए बसीन की संधि के प्रावधान देख लीजिए भैया आप, कई बार पूछ लेगा इसके क्या प्रावधान है। देखो भाई, बसीन की संधि ने क्या किया, जो पेशवा पूना में बैठा हुआ था, ठीक है, वो ब्रिटिश सेना, ठीक है, वहां पर ब्रिटिश सेना अब क्या होगी, रखी जाएगी, ब्रिटिश सेना रखी जाएगी, रखनी पड़ेगी भाई आपको ब्रिटिश सेना। अच्छा, कंपनी को सूरत नगर और अब देखेंगे सूरत और ये नर्मदा, जो नर्मदा और ताप्ती का जो क्षेत्र है, बीच का क्षेत्र, ये क्षेत्र प्राप्त हो गया। पेशवा के जो विदेशी मामले हैं दोस्तों, वो कंपनी के अधीन आ गए, यानी कि जो भी फॉरेन अफेयर्स है, फॉरेन अफेयर्स का मतलब है किससे संधि कर रहे हो, किससे आप युद्ध कर रहे हो, ये निर्णय लेने का अधिकार अब पेशवाओं को नहीं होगा, यथार्थ मराठाओं को नहीं होगा, ये अंग्रेज लेंगे। उसके बाद चौथा प्रावधान, पेशवा अन्य यूरोपीय शक्तियों को अपनी सेना में नहीं रखेंगे भाई, अपनी सेना में या सीमा में नहीं आने देंगे, अपनी सेना में ही नहीं रखेंगे, ठीक है, अपनी सेना में नहीं रखे देंगे, सीना में, ठीक है, सेना में नहीं जगह देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पेशवा अपनी सेना में किसी को रखना है तो केवल और केवल अंग्रेजों को रखेंगे, ब्रिटिशर्स को रखेंगे, पुर्तगालियों को, फ्रांसीसियों को, किसी को भी अपनी सेना में नहीं रखेंगे। उसके बाद देखेंगे हैदराबाद और गायकवाड़ के विरुद्ध दोस्तों पेशवा युद्ध नहीं करेंगे, ये भी लिखा गया। चलिए आगे देखो और इंटरेस्टिंग बातें, अंग्रेजों के इस संधि का क्या महत्व है भाई, यानी कि व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस फॉर ब्रिटिशर्स, यानी कि उसके लिए इस संधि का क्या महत्व है, ठीक है। तो इस संधि का देखेंगे, पेशवा जो थे दोस्तों पूना का नहीं बल्कि पूरे क्या था, वो एक प्रकार से मराठा संघ का अध्यक्ष होता था, क्योंकि मैंने बताया कि ये पूरा का पूरा मराठा है और पुणे से ये लोग राज करते थे, पेशवा थे। तो अन्य जो ये जो आपके होलकर हो गया, सिंधिया, भोसले, ठीक है, ये तो इसकी क्या है, ये मैन पावर है, ये सेंटर है, सारी शक्ति इसमें है, तो ये इसके, ये तो एक प्रकार से इसके सहायता करने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं, और इसकी क्या है, मतलब मेन पावर तो क्या था, पेशवा। तो जब एक बात बताइए, पेशवा ही अगर सहायक संधि साइन कर ले तो प्यारे दोस्तों इसका मतलब है कि पूरे मराठा संघ के साथ संधि होगी साइन, ठीक है ना। तो देखेंगे जरा आप, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, जरा देखेंगे, पेशवा पूरा मराठा संघ का क्या था, अध्यक्ष था, अतः सभी मराठा सरदारों पर लागू हो गई ये संधि, ठीक है ना, बसीन की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, अब अंग्रेजी सेना क्या है, हैदराबाद, मैसूर, लखनऊ यानी कि अवध के साथ साथ पूना में भी नियुक्त हो गई, ब्रिटिश सेना पूरे भारत में फैल गई, ये बड़ी बात थी। मैंने बताया पहले जो ब्रिटिश सेना थी वो केवल कुछ जगहों पर रहती थी, लेकिन अब वो हैदराबाद में, मैसूर में, लखनऊ, लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश जो आपका अवध वाला क्षेत्र वहाँ पर, और साथ ही साथ पूना में भी ब्रिटिश सेना नियुक्त हो गई, ठीक है। इसका मतलब हुआ ब्रिटिश आर्मी जो थी, ब्रिटिश सेना जो थी वो पूरे भारत में फैल गई। चलिए, और क्या लाभ हुआ, पेशवा हैदराबाद और वह गायकवाड़ से युद्ध नहीं करेंगे, ये बात तो लिखी गई थी। ये भी तो एक क्या है, इनको ये अपनी तरफ करना चाहते थे गायकवाड़ को, हैदराबाद को, ये भी एक लाभ मिला। मूल्यांकन देखते हैं प्यारे दोस्तों, मूल्यांकन तो ये है कि ये मराठाओं के लिए तो ये बहुत ही क्या थी, अपमानजनक संधि थी, ये थी नहीं थी, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है दोस्तों, सेकंड आंग्लो मराठा वार की क्या है नींव। तो आपसे ये पूछ दे कि भाई द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का मेन कारण क्या है, तो प्यारे दोस्तों आप कह सकते हैं कि एक तो अपमानजनक संधि हुई, ठीक है, और दूसरा मैंने बताया कि भाई आंतरिक आपस में ही क्या है आपका, अ, आप कह सकते हैं कि एकता नहीं है, ठीक है। तो ये द्वितीय नहीं, ये किसकी बनेगी, थर्ड की बनेगा, थर्ड का। आगे देखेंगे तो भोसले और सिंधिया इसको स्वीकार नहीं करते दोस्तों, ठीक है ना, भोसले और सिंधिया इसको स्वीकार नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं प्यारे दोस्त, देख लेंगे भाई कौन कौन लड़ रहे हैं, इसको देखेंगे द्वितीय में। द्वितीय में क्या है, इसको आप द्वितीय ही था, ये थर्ड नहीं था, ये द्वितीय ही है, द्वितीय आंग्ल मराठा वार। चलिए इधर मैंने बोला इस संधि को कौन स्वीकार नहीं कर रहा, भोसले और सिंधिया, तो वो इसका मतलब है कि लड़ना पड़ेगा उनको, नहीं स्वीकार करोगे तो लड़ोगे। तो इस तरफ कौन आ गया भाई, द्वितीय में कौन कौन लड़ रहे हैं जरा देखो इस तरफ, एक तो खैर अंग्रेज और फिर पेशवा भी आ गया क्योंकि उसका सहायक बन गया है। अच्छा, इस तरफ कौन लड़ रहे हैं, क्योंकि सिंधिया और भोसले इसको स्वीकार नहीं किए बसीन की संधि को, तो उसको लड़ना पड़ेगा इस तरफ। जीतेगा कौन, क्योंकि मराठा भी इस तरफ आ गए, ये लोग जीत गए। मराठा सरदार क्या हुआ दोस्तों, आगे देखेंगे।
उसके बाद देखेंगे परिणाम। यहाँ पर देखेंगे परिणाम क्या होता है, मराठा शक्ति का दोस्तों अंत हो जाता है। परंतु यानी कुल मिला के ये कहो कि रियली में जो मेन पावर थी वो तो खत्म ही हो जाती है, बहुत कमजोर हो जाती है मराठा शक्ति। सिडनी ओपन का आप देख सकते हैं ये कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संधि के परिणाम स्वरूप कंपनी को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भारत का साम्राज्य मिल गया। और मैंने ये भी बताया था, ये भी आपको डिस्कस किया था, उनका एक स्टेटमेंट ये भी आता है कि भाई अ, आपका देखेंगे कि जो थर्ड, ठीक है, पानीपत की लड़ाई थी, उसने क्या सिद्ध कर दिया था, उसने ये सिद्ध कर दिया कि भारत में ये कंफर्म सिद्ध कर दिया था कि कौन राज्य नहीं करेगा, ठीक है, किसका शासन नहीं होगा। चलिए आगे देखेंगे हम थर्ड। अब आते हैं भाई थर्ड में क्या हुआ, थर्ड के बारे में देख लीजिए। पहले तो कब से कब तक हुआ, देख सकते हैं 1817 से 18 के बीच। इस टाइम पे लॉर्ड हेस्टिंग है नया गवर्नर जनरल बनकर आता है। वेलेजली की तरह दोस्तों ये भी साम्राज्यवादी नीति अपनाता है, ज़्यादा से ज़्यादा साम्राज्य को कैप्चर करना चाहता है भारत के अंदर, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है। उसने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय शक्ति को विरुद्ध कठोर दमनकारी नीति अपनाई थी, ठीक है। उसने मराठा क्षेत्र में पिंडारियों की शक्ति का दमन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो पिंडारी जो थे दोस्तों वो एक प्रकार के ऐसी प्रकार का पद था, जैसे मैंने बताया मैसूर राज्य में पॉलीगार्स होते थे, खुद की सेना रखते थे, ठीक है। तो ये प्रकार के लुटेरे होते थे, देखते हैं जरा इनको, इनकी खुद की सेना, ये काफी पावरफुल हुआ करते थे मराठा साम्राज्य में। इनके बारे में देखेंगे अभी कारण। पिंडारी, पिंडारी कौन थे तो देख लीजिए। पिंडारी की बात करें दोस्तों, पिंडारी मराठा साम्राज्य के अंतर्गत एक प्रकार के लुटेरे हैं ये, ठीक है। अच्छा, स्वयं की सेना रखते थे, एक समय पर दोस्तों मराठा सरदारों को ये सेवा प्रदान करते थे समय पड़ने पर, ठीक है। समय पर अगर मान लो जरूरत है, सरदारों को जरूरत है, तो ये सेना प्रोवाइड कराएंगे। और ये खुली पूरे मराठा एम्पायर के अंदर खुली छूट है इनको कि आप पूरी तरह क्या क्या करते थे, ये लूट माट करते थे। लेकिन हाँ, सरदार को जब जरूरत पड़ती थी किसी दूसरे राजा के साथ या दूसरे राज्य के साथ लड़ाई करने की, तो वहां पर ये सेना प्रोवाइड किया करते थे। तो दोस्तों इनकी वजह से एक्चुअली क्या था, मैं थर्ड का आपको जो थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ उसका एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ। जो आप देखेंगे यहाँ पर कौन आया है नया, देखिए लॉर्ड हेस्टिंग जो आया दोस्तों, ये क्या चाहता है कि कोई ऐसा मुद्दा मिले लड़ाई करने का, क्योंकि आप देखेंगे ट्रीटी ऑफ बसीन में आपस में लड़ाई करने बोला कि आपस में नहीं लड़ेंगे, तो इसको एक बहाना चाहिए था। तो बहाना उसे मिल गया कि भाई आपके यहाँ पर लुटेरे हैं और वो आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो ये लड़ना चाहता है, ठीक है। तो देखेंगे जरा, ये स्वतंत्र रूप से मैंने बताया क्या करते हैं, लूट मार करते हैं। लूट का एक हिस्सा दोस्तों कर के रूप में सरदारों को भी प्रदान करते हैं, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, ठीक है। हेस्टिंग को इसका क्या है फायदा उठाया, हेस्टिंग ने मराठों से लड़ने के लिए दोस्तों एक मुद्दा मिल गया उसको, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग क्या है, पिंडारियों के विरुद्ध अभियान चला दिया। मराठों के प्रभुत्व को क्या मिल गई दोस्तों, चुनौती, क्योंकि इससे क्या है, मराठाओं ने तो छूट दे रखी है इनको, तो इससे क्या हुआ, मराठा का जो वर्चस्व है उसको एक प्रकार से चुनौती मिल गई। दोनों के बीच दोस्तों ये जो युद्ध है उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई। समझ में आ गया होगा आपको, मराठों के बीच जो तीसरा हुआ। तो आप देख सकते हैं और क्या कारण है भाई, मराठाओं के आंतरिक मामलों में आप हस्तक्षेप कर रहे हो नहीं कर रहे, तो ये भी एक कारण है, ठीक है। तो एक ये कारण है। तो दूसरा देखा आप यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आप मतलब मेन क्या क्या कारण थे, ठीक है इसके, तो ये भी आपको याद रखना। अंग्रेजों द्वारा मराठाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, जैसे पेशवा द्वारा मंत्री गायकवाड़ को क्या है राजदूत भेजा गया था, ठीक है। उसके बाद है इस मामले में देख सकते हैं अंग्रेजों ने अपने पास ये क्या कर दिया था, हैंड ओवर करने का बोला था, लेकिन पेशवा नहीं माने थे। खैर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर यहाँ पर लिखेंगे पूना पर अटैक किया गया, यहाँ पर देख सकते हैं पेशवा पराजित हुए, पूना पर अधिकार कर लिया गया, ठीक है। और सिंधी का ये क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं अपमानजनक संधि, मेन तो यही थी ना, अपमानजनक इसका मेन कारण बना था, क्योंकि जो बसीन की संधि थी वो काफ़ी अपमानजनक थी। ये पिंडारी का वो दे रखा है, ये पिंडारी हुआ करते थे, पिंडारीज, ठीक है। उसके बाद अन्य कारण है कि भाई ये क्यों जीते थे, तो अगला देख लीजिए। विदेशियों की मतलब एक प्रकार से इसको आप कह सकते हो कि भाई अंग्रेज मतलब ये जो आपके अ, मराठा हैं आखिर क्यों हार गए, तो देख सकते हैं क्या है दोस्तों,
विदेशियों की उत्तम नीति थी। अंग्रेजों को क्या थे, दुश्मनों को दोस्तों मित्र बनाने की रणनीति थी, ठीक है। बसीन की संधि से पेशवा के अलावा अन्य मराठा सरदारों पर भी कमजोर हो गए थे। सरदारों से अलग अलग संधियां करके परिषद को कमजोर किया गया था, है ना। तो ये बातें थी। अगला देखेंगे, आपसी गुटबंदी, आपस में मराठा सरदार क्या है, लड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा क्या था, एक बैकग्राउंड क्या है आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया पूरा का पूरा मराठा परिसंघ, और तीनों आपको युद्ध भी करा दिए कि कौन कौन से युद्ध हुए थे, ठीक है। युद्ध मतलब एक प्रकार से जो इनके मराठा एंग्लो वार हुए हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि भाई आपका सब्सिडियरी अलायंस क्या था, किसको किस टाइम पर मतलब आपका विलय किया गया, ये सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। अदरवाइज फिर हम क्या है, मूव करेंगे, अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा 1857 पर भी मूव करेंगे। तो उससे पहले कुछ क्लासेस और हैं, उसको हम देखेंगे। चलिए दोस्तों, अगर क्लास आपको समझ में आया हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ताकि देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट